हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं जीवन परिचय यहाँ पर समझाया गया है। स्टार्टिंग में देखो संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है ताकि एग्जामिनर देख कर ही बिल्कुल खुश हो जाए और वो पूरा आपका जो कह सकते हैं जीवन परिचय पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी और आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। हमारे थोड़े से जो आपके कह सकते हैं जीवन परिचय होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये जो आपके वीडियो हैं वो आपके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के बच्चे देखते हैं, है ना। आप जिस एग्जाम के हिसाब से, अगर आप एमए के लिए भी आप देख रहे हैं तो इसमें हर एक पॉइंट समाहित किया गया है। बाकी अगर आप हाई स्कूल है, इंटर में है, तो उसके लिए भी आपको बताया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल पर जीवन परिचय की एक सीरीज है जिसमें से सभी प्रकार के जीवन परिचय मिल जाएंगे। साथ में हिंदी साहित्य आपको थ्योरी वाली कराई गई, उसको भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जुड़िएगा, अपने पड़ोसियों को भी जोड़िएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि का सम्मान क्यों मिला है, ये सब चीज आपको इसमें से पढ़ने को मिलेगा। जीवन परिचय हेडिंग डालना है यहाँ पर स्टार्टिंग में, इसके बाद यहाँ पर लिख देना है संक्षिप्त परिचय। बस आपको नंबर यहीं से मिल जाने संक्षिप्त परिचय से। सबसे पहले जन्म लिखेंगे कि 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। जन्म स्थान लिखना है कहां पर, तो चिरगांव। चिरगांव कहां पड़ता है, तो आपके झांसी में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। क्या नाम था, कहीं कहीं पर आपको यह भी नाम मिलेगा सेठ रामचरण कनकने। इनके पिता का सेठ रामचरण कनकने भी कहते हैं। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम काशीबाई था। यहाँ पर माता का नाम नहीं लिखा है, बाकी लिखना है तो लिख सकते हैं। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था काशीबाई था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनकी मुख्य रचनाएं लिख देना है जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनग, है ना। और जो इनकी शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। इनकी जो शिक्षा है वो घर पर ही थी, क्योंकि इनके जो पिता थे उनको विरासत में मिली थी कहीं ना कहीं ये जो आपकी काव्य की प्रतिभा है। विरासत मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। अंबानी के घर में आप पैदा हो जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। उसी प्रकार से जब पैदा हुए तो समझो कि ये इनके अंदर साहित्य का जो प्रेम था कूट कूट के भरा हुआ था। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, आपको हेडिंग डालना है भाषा शैली। भाषा शैली में इनकी जो शैली रही है खड़ी बोली, है ना, सरल, सुसंगठित, प्रसाद और ओज गुण से, ओज मतलब होता है वीरता, ओज गुण से युक्त रहे हैं। उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीति व विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। जितना आपको लिखना है लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। और इनसे जुड़े हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय, है ना। 2-3 पॉइंट आपके होते हैं, बता दें आपको कि इन्होंने एक रचना किया था रंग में भंग, और जयद्रथ वैजयसी काव्य संग्रह है, बहुत प्रचलित हुई थी। और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है ना, तो ये सब जानकारी इसी में आपको मिलने वाली है। तो जीवन परिचय में स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। श्री मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो चिरगांव झांसी में हुआ था। सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। गुप्त जी की जो शिक्षा है वो घर पर ही संपन्न हुई थी। जो गुप्त जी थे इनकी जो शिक्षा है ना, शिक्षा दीक्षा जो आपकी थी वो घर पर ही संपन्न हुई। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र में, भैया कहते हैं ना पिता के जो संस्कार होते हैं पुत्र में जाते हैं, वही यहाँ पर हुआ कि जो पिता के संस्कार थे वो पुत्र में पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद थे। तो वही कह हैं कि पिता के जो संस्कार हैं पुत्र को पूरी तरह से प्राप्त थे। जब मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था में थे तो एक छप्पय की रचना किया। इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद
बहुत ही बचपने में ले लिया था, जब बाल्य अवस्था में थे, और एक छप्पे की इन्होंने रचना किया तो इनके पिताजी ने स्टार्टिंग में आशीर्वाद दिया, एक सुंदर कवि बनोगे और अच्छी कवि बनोगे। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में कि भैया जो 12 दिसंबर है सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। अब आपको तो पता ही है कि ज्यादा इन्होंने पढ़ाई इधर उधर किया नहीं है, तो ज्यादा इनके बारे में लिखना नहीं है। जो साहित्यिक परिचय लिखना है वो आपको नीचे दिख रहा है, क्योंकि इनकी शिक्षा घर पर थी, तो शिक्षा के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा कि साहित्यिक परिचय हमको यहाँ पर हेडिंग डालना है। अब साहित्यिक परिचय में देखो दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारणा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का जो स्वर है वो प्रमुख रूप से मुखारित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। बाकी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने कहा भी है कि राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी थी वो आपके महात्मा गांधी ने दिया था, इस बात को भी नोट कर लेना है। अगला है कि गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो आपकी हैं वैश्योपकारक हैं में प्रकाशित होती हैं। मतलब गुप्त जी जो प्रारंभिक रचनाएं किया था वो किसमें प्रकाशित होती थी? वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। कलकत्ता जो कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरणगुप्त की जो रचनाएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। पहले जो इनकी रचनाएं थी वो आपके वैश्योकारक, जैसे ये आपका अखबार है उसी प्रकार से ये भी पत्रिका है, तो वैश्योकारक में होती थी। लेकिन यहाँ पर जब आचार्य द्विवेदी जी से ये मिले, है ना, इनके संपर्क में आए, तो मैथिली शरणगुप्त की जो रचनाएं है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि इनकी प्रथम पुस्तक, याद रखिए मैथिली शरणगुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग, इसका जो प्रकाशन है 1909 ईस्वी में हुआ था, किंतु इन्हें ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हुई, है ना। लेकिन बात आती है 1912 की। 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती, भारत भारती पुस्तक कब 1912 में प्रकाशित हुई, उसके बाद इनकी ख्याति मिलनी प्रारंभ हो गई, अर्थात इनकी उन्नति होने लगी, इनकी चर्चा होने लगी। इसी पुस्तक से, है ना, या इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्ध हस्त थे, अर्थात ये जो रचनाएं थी इनकी मुख्य रूप से प्रबंध काव्य की रचनाएं होती थी, इसमें सिद्धि यहाँ पर थी, यहाँ पर इनकी कमांड थी। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। याद रखिए जो गुप्त जी थे ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, तो याद रखिए जो आपके गुप्त जी थे, गुप्त जी की 40 मौलिक रचना तथा 6 अनुदित पुस्तकें हैं। कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनके अनुवाद भी किए जाते हैं, उनके नाटक दूसरे रूप में कॉपी कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं कॉपी कर लिया। तो इनकी 6 पुस्तकें अनुदित प्रकाशित हुई है ना। तो ये पॉइंट याद रखना कि गुप्त जी की 40 मौलिक और 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मौलिक रचनाओं में देखा जाए तो मौलिक रचनाओं में से आप देख सकते हैं पहली आपकी है भारत भारती। भारत भारती इसमें देखा जाए देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना इसमें दर्शाया गया है। जो भारत भारती है इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना को दर्शाया गया है। दूसरी यहाँ पर है साकेत, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, जितनी भी आपकी रचनाएं हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं बिल्कुल पूछी गई हैं। साकेत की अगर बात करते हैं तो साकेत श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है, जिसमें 12 सर्ग हैं। तो याद रखिए जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस है ना, उसके बाद देखा जाए तो राम काव्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो साकेत है, और इसमें 12 सर्ग हैं। याद रखिए 12 सर्ग हैं। यहाँ पर तीसरा आता है यशोधरा। यशोधरा बात करते हैं तो इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। इसमें यशोधरा के जीवन लीला को दर्शाया गया है यहाँ पर यशोधरा में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं में जैसे प्लासी का युद्ध है, मेघनाथ वध हो गया, व्रत संहार हो गया, ये इनकी क्या है अनुदित रचनाएं हैं। बाकी गुप्त जी की कुछ और भी रचनाएं हैं, है ना, कुछ अन्य पुस्तकें हैं जैसे जयद्रथ वध हो गया, झंकार, सिद्धराज, कुरान गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुस, ये नाटक है, बहुत बार पूछा गया है, नहुस है ना गुप्त जी का है, पृथ्वी पुत्र और प्रदक्षिणा, ये आपकी इनकी पुस्तकें हैं। बाकी हमने कहा जितनी भी आपको याद हो जाए उतना ही सही है, और जरूरी नहीं कि आपको जितने हम पढ़ा रहे हैं उतनी आपको सब याद हो, आपको 4-5 याद हो जाए आपका काम चल जाएगा, आपको नंबर मिलेंगे।
अंत लास्ट होता है कि साहित्य में इनका जो स्थान है वो किस प्रकार से है। तो मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृत के अमर गायक, उद्ग्रंथ, प्रस्तोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि थे। इन्हें राष्ट्र कवि होने का क्या है, गौरव प्राप्त है। गुप्त जी खड़ी बोली के उन्नायकों में क्या थे, प्रधान है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य के अनुकूल भी बनाया, मतलब जो खड़ी बोली बोला जाता है उसको इन्होंने काव्य के अनुकूल बना दिया। और जन रुचि को भी, है ना, लोगों में रुचि भी उसकी ओर प्रवृत्ति किया। लोगों के अंदर जो खड़ी बोली थी उसमें लोगों के अंदर रुचि पैदा किया। अपनी रचनाओं में गुप्त जी ने खड़ी बोली के शुद्ध, परिष्कृत और तत्सम बहुल रूप को भी यहाँ पर अपनाया है। ये आपके यहाँ पर दे सकते हैं कि साहित्य में स्थान है। थोड़ा और यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी उतना लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकी भाषा भावों में अनुकूल है। काव्य में अलंकारों के सहज स्वाभाविक प्रयोग हुए हैं। इनकी जो आपके काव्य हैं उसमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। सदृश मूलक अलंकार इनके सर्वाधिक प्रिय अलंकार हैं। कैसे, जो सदृश मूलक अलंकार है इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी की आधुनिक युग की समस्त काव्य रचनाओं को या काव्य धाराओं को गुप्त जी ने अपने साहित्य में अपनाया है। इनके द्वारा प्रयुक्त की गई प्रमुख शैलियां हैं, जैसे विवरणात्मक, प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, गीति तथा नाट्य हैं। मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य शैली का इन्होंने सफल प्रयोग किया है। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों काव्य शैली का इन्होंने यहाँ पर सफल प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में छंदों की विविधता दर्शनीय है। सभी प्रकार के जो प्रचलित छंद हैं, जैसे हरिगीतिका, बसंतालिका, मालिनी, घनाक्षरी, द्रुत विलंबित आदि इनकी रचनाएं उपलब्ध है। और लास्ट में यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए 2 शब्द कहा है। ये शब्द कौन से हैं? निसंदेश हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर के शब्द जो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, निसंदेश मतलब कोई संदेश नहीं है कि हिंदी भाषा जनता के प्रतिनिधि कवि यहाँ पर कौन है, गुप्त जी हैं। ये शब्द किन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपके गुप्त जी का जीवन परिचय रहा है ना, बिना पढ़े लिखे, मतलब पढ़ाई घर पे ही किया, लेकिन देखा जाए तो हिंदी इतिहास में, मतलब हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना नाम बिल्कुल सबसे ऊपर कर दिया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो लोग पुराने लोग थे तो उनका जो अनुभव होता है वही बहुत होता है ना, वो अनुभव आपको देखने को मिला होगा इसमें से। और कहीं ना कहीं ये चीज इनके पिता की वजह से, क्योंकि जब पिता पढ़े लिखे थे तो कहीं ना कहीं उनका असर तो इनमें आएगा ही आएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। और भी जीवन परिचय की प्लेलिस्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं। आप इस वीडियो को किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।